जय हिंद साहब। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी के ऐसे टॉप 100 क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं विज्ञान के, जो आपको साथियों परीक्षा से पहले जरूर देखना चाहिए। अगर आपने साथियों ये सोच लिया है कि इस बार इस परीक्षा को 100% पास करना है, तो मैं कहूंगा ये 100 गोल्डन सवाल आपको जरूर देखना चाहिए और चेक करना चाहिए कि कितनी साइंस की तैयारी आपकी हो चुकी है और कितनी तैयारी आपकी बाकी है। तो इन 100 सवालों में से कितने सवाल आपको आते हैं? 10 सवालों के जवाब आते हैं, 20 सवालों के जवाब आते हैं, या 30 सवालों के जवाब, या उससे ज्यादा सवालों के जवाब आते हैं? ये एक बार मुझे साथियों कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। तो इस क्लास को पूरा देखिए और अपने एग्जाम की साथियों तैयारी कीजिए ग्रुप डी की। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होता है ना साथियों, ये एमिनो अम्ल में बदल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों एनसीईआरटी का। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थों का कौन सा अंग चूषण करता है? तो ये साथियों यकृत ये काम करता है, ठीक है ना, यकृत ये काम करता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। पित्त जमा होता है, तो पित्त भाई साहब कहां जमा होता है साथियों? पित्त पित्ताशय में जमा होगा। कहां जमा होगा? पित्त पित्ताशय में जमा होगा, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, कह रहे कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ग्रुप डी के एग्जाम में ये सवाल आएगा ही आएगा। तो नाम आपको जिनका ध्यान रखना है, हॉर्वे का नाम याद रखना है, क्योंकि सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? हॉर्वे साहब ने ही किया था। पेस मेकर का संबंध साथियों किससे? देखिए, ये मैंने तकरीबन 100 से ज्यादा बार ये सवाल देखा है कि भाई ये पूछा जा चुका है। तो अगर इस बार आपसे पूछ लिया जाए तो इसका जवाब क्या होगा? हृदय इसका जवाब होगा इस बार भी। तो पेस मेकर का संबंध साथियों किससे है? हृदय से है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। सोते समय रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर में क्या परिवर्तन होता है? बताइए। देखिए, जब व्यक्ति दौड़ता है तो उसका रक्त दाब बढ़ जाता है, जब वो बैठता है तो और कम हो जाता है, और जब वो साथियों सो जाता है तो साथियों उसका रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर घट जाता है। तो कुल मिला के इस प्रकार आपका आंसर अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, शरीर की विशालतम धमनी कौन सी? ये भी सवाल बहुत पूछा जाता है। तो एरोटा आप लोग याद रखेंगे, ये शरीर की विशालतम धमनी है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, कह रही कि रक्त में पाई जाने वाली, क्या ब्लड में भी कोई धातु पाई जाती है? बिल्कुल साथियों, रक्त में आपने सुना होगा आयरन की कमी हो गई है, यानी कि लोहा साथियों आंसर हो जाएगा। राइट आंसर है, जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। मानव के शरीर में खून का शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों डायलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको ही तो डायलिसिस कहा जाता है, ठीक है। तो मानव के शरीर में रक्त के शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। उसके बाद देखिए, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? बताइए। तो हीमोग्लोबिन की अगर बात करें, रक्त अल्पता का निवारण करता है, लौह का उपयोजन करता है, ऑक्सीजन को लाना ले जाने का इसका काम होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? बताइए। ये तो सैकड़ों बार सवाल साथियों पूछा जा चुका है कि मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो मैं कहूंगा देखिए, अगर हड्डी के निर्माण की बात चल रही है तो मैं कहूंगा कैल्शियम का नाम सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि हड्डियों के निर्माण के लिए आप भी जानते हैं कैल्शियम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्व स्पंदन का गुण पाया जाता है? तो किसकी पेशियों में साथियों? मैं कहूंगा हृदय में स्व स्पंदन का गुण पाया जाता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने की वजह से मनुष्य को थकान महसूस होती है? यानी कि किस अम्ल के, कौन सा अम्ल जब मांसपेशियों में जमा हो जाता है? तो मैं कहूंगा लैक्टिक अम्ल वो साथियों अम्ल होता है जो मांसपेशियों में जमा हो जाता है और मनुष्य को थकावट महसूस होती है। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, कॉर्निया है, ये तो एक तरीके से आंख का भाग होता है। क्या आंख का भाग होता है? राइट आंसर, जिनका ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों काउंट करते रहिएगा कि इन 100 सवालों में से कितने सवाल आपको पहले से आते हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा पहले से सवालों के जवाब आपको आते होंगे, उतनी आपकी तैयारी तगड़ी मानी जाएगी। क्योंकि साथियों ये मान लीजिए, ये मानकर चलिए कि ये आपके पास अंतिम मौका है ग्रुप डी का। इसके बाद ग्रुप डी की कोई वैकेंसी नहीं आएगी, ये समझ ले, क्योंकि यही बहुत सालों बाद आई है। तो अगर आप वाकई में इस ग्रुप डी में साथियों सिलेक्शन लेना
लेना चाहते हैं तो ये हमारा चैनल है साथियों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि ग्रुप डी का तो एग्जाम आपका बहुत आराम से निकल जाए, क्योंकि ग्रुप डी कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा एसएससी में हजारों सिलेक्शन दिए, यूपी पुलिस में साथियों आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर बहुत अच्छा करवाया बच्चों का। तो अगर आप अपना सिलेक्शन निश्चित करना चाहते हैं तो अगला नंबर आपका है। बस आपको डट के मैं जितनी तैयारी करवाऊं उतनी तैयारी आप कर लेना और आपका पेपर बड़े ही आराम से निकल जाएगा। तो साथियों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। चलिए करके नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा होता है? तो किस अंग के द्वारा होता है साथियों? आइरिस अंग के द्वारा होता है। ये भी नेत्र का ही पार्ट होता है, जैसे कॉर्निया होती है ना, वैसे साथियों आइरिस भी होता है एक पार्ट। उसके बाद देखिए कह रहे कि त्वचा का रंग किसके कारण होता है, मुझे बताइए। जो त्वचा का रंग होता है ना, ये मेलानिन की वजह से होता है। मेलानिन की वजह से होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? ये भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे बताइए। देखिए हृदय, यकृत, मस्तिष्क, चमड़ा, मैं कहूंगा चमड़ा, यानी कि अगर चमड़े की जगह पर साथियों त्वचा आ जाता है ना तो त्वचा आप लगा देते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा कह लो या चमड़ा कह लो। उसके बाद देखिए कह रहे कि मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है, मुझे बताइए। तो मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? तो मैं कहूंगा लाइसोजाइम आपका आंसर हो जाएगा। क्या? लाइसोजाइम आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता, मुझे बताइए। देखिए गुर्दे का किया जा सकता है, मस्तिष्क का, फेफड़ों का किया जा सकता है, हृदय का किया जा सकता है, लेकिन मस्तिष्क का नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। देखिए मस्तिष्क जो होती है ना साथियों, एक प्रकार की हड्डी होती है, उसके अंदर कवर होती है। हमारे पूरे शरीर में कहीं भी साथियों कोई चोट लग जाए, कोई चीज घायल हो जाए, उसकी रिकवरी हो जाती है, लेकिन मस्तिष्क में, दिमाग में लगी चोट का साथियों रिकवरी नहीं हो पाती, फिर इंसान का मरना निश्चित हो जाता है। तभी तो कहा जाता है साथियों कि हेलमेट लगाकर चलिए, क्योंकि सर में अगर चोट लग गई और इस हड्डी को वो पार कर गई, पहले हड्डी टूटेगी। वैसे अगर छोटी मोटी चोट होगी तो ये हड्डी कवर अप कर लेगी, लेकिन हड्डी अगर टूट गई और फिर दिमाग में अगर साथियों चोट लग गई, फिर उसकी रिकवरी संभव नहीं है और फिर इंसान की मौत संभव है। ठीक है। तो कुल मिला के साथियों इसीलिए बहुत जोर दिया जाता है कि भाई अपने सर पर हेलमेट लगाएं और अपनी सुरक्षा खुद करें। ठीक है। चलिए मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों यकृत की, अगर बात करें यकृत जो है ना, ये शरीर का अंग, ये पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है, ये आपको ध्यान रखना। अगला देखिए करके किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है, तो मैं कहूंगा साथियों जल होता है। सबसे ज्यादा मनुष्य के शरीर में किसका भार होता है? सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है साथियों? जल ही तो होता है। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल कह रहे पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो पाचन के रस होते हैं ना, इनमें मैं कहूंगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट साथियों सवाल है। जितने भी सवाल मैं आपको करवा रहा हूं सभी के सभी गोल्डन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से देखिए। दो चीजें आपके अंदर होना चाहिए। एक तो अगर आप साथियों धैर्य के साथ क्लास लेते हो और क्लास को आप देखते हो साथियों ध्यानपूर्वक, तो मैं कहूंगा अगर आप ये दो काम कर लेते हो तो सिलेक्शन आपसे बहुत दूर नहीं बल्कि दिन प्रतिदिन आपके नजदीक आता चला जाएगा। चलिए तो बात करते हैं मनुष्य के मस्तिष्क का जो भार होता है वो कितना होता है साथियों? 1350 ग्राम का भार होता है। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है, बताइए। तो साथियों संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत? 7%, लगभग 7% साथियों ये रक्त पाया जाता है। यानी कि अगर कोई 100 किलो का है तो 7 किलो उसके पास रक्त होगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है, बताइए। ठीक है। देखिए अब ये तो नॉर्मली बताया गया है, लेकिन किसी किसी में ज्यादा भी होता है। ठीक है। तो संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? जरूर नहीं किसी के अंदर 7% हो, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, वो जितना अपना डाइट लेता उस हिसाब से होगी। ठीक है। और किसी के अंतर्गत 5% भी हो सकती है। ठीक है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो मैं कहूंगा एक तरीके से अगर बात करें साथियों CA की अगर बात करते हैं तो मैं रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? CA की होती है, यानी कि साथियों कार्बन की होती है। ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह कि यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब, क्या उसका रक्तचाप साथियों बढ़ जाएगा? क्या? यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह के निषेचित अंडाणु के
इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है। साथियों यहाँ पर अगर बात करें ना, ये मैंने Ca जो बोल दिया, ये कार्बन नहीं होगा, ये कैल्शियम होगा। कार्बन का साथियों सूत्र तो क्या होता है, सिर्फ C होता है। ये Ca है तो ये साथियों कैल्शियम का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम का हो जाएगा। यानी कि आपको याद रखना है साथियों, ठीक, आपको याद रखना है रक्त जमने में कैल्शियम तत्व की मुख्य भूमिका होती है। अब उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल क्या आपसे पूछा जा रहा था कहा जा रहा है साथियों कि निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है, तो एस्ट्रोजन तैयार करता है। क्या साथियों, एस्ट्रोजन तैयार करता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो साथियों 639 होती है। सवाल अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो मेरा मानना है कि अब आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी महसूस नहीं होगी, क्योंकि मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या 639 होती है। ये बात मैंने आपको बता दी है। अब उसके बाद देखिए करके मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो साथियों 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ, ठीक है, क्या आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर होता है, तो अनुमस्तिष्क में होता है, कशेरुक रज्जु में, कशेरुक रज्जु में होता है साथियों। क्या प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां होता है, तो कशेरुक रज्जु में होता है। और वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव, इसको क्या कहा जाता है, तो इसी को तो साथियों भूमि का अपर्दन कहा जाता है। क्या इसी को भूमि का अपर्दन कहा जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए मुझे जवाब क्या होगा। साथियों यहां पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर आप अपना आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम साथियों 100% क्रैक करना चाहते हैं, 100% क्रैक करना चाहते हैं, तो साथियों आपको क्या करना चाहिए, देखिए इंडिया के किसी भी एग्जामिनर को आप देख लो, किसी भी टीचर को देख लो, वो यही कहता है कि अगर आप किसी भी एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो उस एग्जाम के पिछले पेपर लगाओ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। क्या, किन की प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करो, क्योंकि इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से तकरीबन 60% क्वेश्चन साथियों रिपीट होते हैं। तो मैंने क्या किया है साथियों, जितने पिछले 5 से 8 सालों में पेपर्स हुए हैं उन सभी शिफ्ट का साथियों सोल्यूशन तैयार हुआ है आपके लिए। क्या, उन सभी का हल सॉल्यूशन तैयार हुआ है साथियों, हल तैयार हुआ एक तरीके से, तो ये आपको दिया जाएगा। उसके अलावा साथियों आपको लगभग 50 मॉक टेस्ट दिए जाने प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तभी आपके सामने जो नए नए क्वेश्चंस आएंगे उनका सोल्यूशन आएगा, उनको आप तैयार करोगे और आपकी तैयारी मजबूत होगी। तो अगर आप ये कंटेंट लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज में साथियों ये दिया जा रहा है। पेपर आपका कम से कम इससे 70% के आसपास फंसेगा, ठीक है ना। 50 मॉक टेस्ट ये लगा देना और जितनी शिफ्ट का सोल्यूशन दिया जाए वो लगा देना, आपका पेपर बड़े ही आराम से क्रैक हो जाएगा। और इसी के साथ आपको साथियों एनटीपीसी का भी दिया जा रहा है, एनटीपीसी के पीवाईक्यू और एनटीपीसी के 50 से ज्यादा मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज में। तो डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक है क्या साथियों, लिंक है आरआरबी ग्रुप डी कॉम्बो, ठीक है, कॉम्बो कोर्स करके होगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, वहां आप अपना पेमेंट वगैरह कटवाएंगे और साथियों टारगेट सिलेक्शन ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और फिर वहां पर आपको साथियों एक्सेस मिल जाएगा। सारी टेस्ट सीरीज पेमेंट कटने के बाद आपके सामने ओपन हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसको साथियों जरूर जाकर ले लीजिएगा, क्योंकि ये जड़ है, सिलेक्शन की नींव है। चलिए तो अब बात करते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं, तो हाइड्रोफाइट की अगर बात करें ना, ये एक जलीय पौधे को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुदिद्ध है, तो मैं कहूंगा करेला की बात चल रही है, करेला आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है मुझे बताइए, तो मैं कहूंगा हरे पौधे हैं। क्या, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण जो है ना वो हरे पौधे हैं। उसके बाद देखिए साथियों एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है, ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। तो साथियों किसकी बात चल रही है, यानी कि एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं, ठीक है, विकसित होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं, ठीक है, जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद के लिए। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहा जाता है बताइए। तो जोरोफाइट्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको याद करेंगे कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को जोरोफाइट्स कहा जाता है। उसके बाद देखिए धूल प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा वृक्ष होता है। तो धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष जो है वो नीम का वृक्ष है। क्या साथियों, नीम का वृक्ष है। नीम आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। तो वैश्विक तापन के फलस्वरूप समुद्र तल में वृद्धि हो सकती है, नहीं तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है। ये आपका जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। तो मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं साथियों परजैविक। क्या परजैविक यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। तो मैं कहूंगा देखिए कोयले में प्रदूषण की समस्या होती है, पेट्रोल में भी होती है, परमाणु में कहीं ना कहीं होती है, लेकिन सौर ऊर्जा में नहीं होती है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिनका आंसर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। तो जेट उड़ान, ठीक है ये उड़ान लिखा हुआ है साथियों, क्या ये उड़ान लिखा है। जेट उड़ान, पॉप संगीत, निर्वाचन सभा। मैं कहूंगा जेट उड़ान से सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है और यह आपका सही जवाब हो जाएगा। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। तो डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। क्या जो मानव की त्वचा का अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान की शाखा को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। अगला सवाल कह रहे कि जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध के अध्ययन किया जाता है। तो किसके अंतर्गत किया जाता है साथ, इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध के अध्ययन इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत ही किया जाता है। अगला सवाल है कह रहे कि रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसको साथियों सीरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको सीरोलॉजी कहा जाता है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। मछलियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इक्थियोलॉजी कहा जाता है। मछलियों से संबंधित अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। और पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है बताइए। तो इसका संबंध साथियों शरीर रचना और वातावरण से है। शरीर रचना और वातावरण से इसका संबंध है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है। तो लिस्टर साहब को आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है। तो वॉटसन के द्वारा ही साथियों आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है। अगला देखिए रक्त समूह का आविष्कारक कौन है। तो मैं कहूंगा लैंड स्टीनर, जिनका आंसर है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। तो मैं कहूंगा क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा ही हृदय का पहला प्रतिस्थापन साथियों डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा ही किया गया था। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। यह भी क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा यह भी सवाल आपके एग्जाम में आएगा। तो विकास का सिद्धांत साथियों किसके द्वारा दिया गया था। डार्विन के द्वारा दिया गया था। और हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। साथियों मेयर ने किया था। किसने किया था। हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग मेयर ने किया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। तो अगर इस ऊतक की बात करें तो एपिथीलियमी ऊतक इसका आंसर हो जाएगा। ये ऊतक की अगर बात करें तो घाव भरने में सहायक होता है। अगला सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है। तो शरीर को गर्म रखने के लिए साथियों संयोजी ऊतक उत्तरदायी है। यानी कि इसी ऊतक की मदद से शरीर को गर्म किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि शरीर खुद को गर्म रखता है, ऐसे आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है बताइए। तो किस ऊतक के द्वारा होता है। मैं कहूंगा कि यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए यहां पर वसामय ऊतक आपका आंसर होगा, मुझसे गलती से लग गया। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों इनमें से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है। तो वसामय ऊतक आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे में किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है। तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। तंत्रिका ऊतक यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है। तो ऊंट का कुबड़ साथियों ये वसामय ऊतक का बना होता है। किस ऊतक का। वसामय ऊतक का बना होता है। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो मास्ट कोशिकाएं तो साथियों संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। सही जवाब अगर आप कहे ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण को क्या कहा
कहा जाता है? इसको साथियों प्लूरा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको प्लूरा कहा जाता है। फेफड़ों को ढकने वाले आवरण को प्लूरा ही कहा जाता है। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों नेफ्रोसिस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है साथियों? इसको नेफ्रोसिस कहा जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं, मुझे बताइए। तो आनुवंशिकता विभिन्नता की वजह से भी और वातावरण विभिन्नता की वजह से भी मैं कहूंगा उपयुक्त दोनों इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि माता पिता की सभी संतानें एक समान इसलिए नहीं होती हैं आनुवंशिकता विभिन्नता की वजह से और वातावरण की विभिन्नता की वजह से। लड़का पैदा होगा जब बच्चों में क्या, एक तरीके से अगर बात करें, लड़का पैदा होगा जब बच्चों में एक्स एक्स वाई वाई गुणसूत्र हो, नहीं एक्स एक्स नहीं साथियों, एक्स और वाई गुणसूत्र हो, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये सवाल आता है तो जवाब मैंने आपको बता दिया है। निम्नलिखित में से कौन एकलिंग सहलग्न रोग होता है, मुझे बताइए। तो वर्णांधता की अगर बात करते हैं साथियों, ये एकलिंग सहलग्न रोग होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रों में, पुत्रियों के पुत्रों में, पुत्रों के पुत्रों में या पुत्रियों में? तो मैं कहूंगा पुत्रियों के पुत्रों में, ठीक है, उसके ये लक्षण उत्पन्न होंगे। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? तो लैमार्क इनका नाम है और लैमार्क साहब ने जैव विकास को सबसे पहले समझाया था। अगला सवाल है, कह रहे कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये क्वेश्चन साथियों बहुत शानदार आपके लिए है। तो यहां पर अगर बात करें उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो डी ब्रीज ने किया था। क्या? डी ब्रीज आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? मैं कहूंगा साथियों 3 जोड़ी टांगे होती हैं कीटों में। क्या? कीटों में 3 जोड़ी टांगे होती है। और मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए मच्छर में लाल खून का उभर आना ये किस पर पोषण के कारण होता है? तो स्तनधारी, ठीक है ना, स्तनधारी पर पोषण के कारण होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहने के बिच्छू का विष कहां पर होता है? तो बिच्छू का विष उसके डंक पर होगा। कहां पर होगा? डंक पर होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और निद्रा रोग फैलाती है, सीसी मक्खी फैलाती है, जू या साथियों खटमल या सैंड फ्लाई? तो मैं कहूंगा सीसी मक्खी यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निद्रा रोग फैलाती है सीसी मक्खी। तारा मछली निम्नलिखित में से किसका संघ का प्राणी है? तो किस संघ का प्राणी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी होता है। क्या? तारा मछली। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो मानव मात्र के लिए साथियों उपयोगी नहीं है, मुझे बताइए। देखिए मधुमक्खी है, बहुत बहुत चीजें बहुत मदद करती है मधुमक्खी शहद के लिए। रेशम कीट भी है, केचुआ भी है, लेकिन फीताकृमि इतना जरूरी नहीं है साथियों मानव के लिए। ये कहीं ना कहीं मदद नहीं करता है। और बाकी तीनों मदद करती हैं, बहुत सारी सहूलतें देती हैं। तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। उसके बाद देखिए जेली फिश के नाम से जाना जाता है। तो हाइड्रा को नहीं, ओबिलिया को नहीं, ऑरेलिया को। क्या साथियों? ऑरेलिया को जेली फिश के नाम से भी जाना जाता है। मेंढक का लार्वा को क्या कहा जाता है? तो मेंढक के लार्वा को साथियों टेडपोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंढक के लार्वा को टेडपोल कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि शीत रक्तीय प्राणी है, मुझे बताइए। तो शीत रक्तीय प्राणी देखिए मछली भी है, छिपकली भी है, मेंढक भी है। यानी कि ये सवाल अगर आपके एग्जाम में आता है तो आंसर आपको बताना है कि ये सभी, अगर ऑप्शन ये तीनों हो, वरना इन 3 में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। विषैली छिपकली है, तो विषैली छिपकली की अगर बात करें साथियों, जो हिलोडर्मा है ना, हिलोडर्मा, ये साथियों विषैली छिपकली होती है। उसके बाद देखिए समुद्री सर्प को कहा जाता है। तो समुद्री सर्प को साथियों क्या कहा जाता है? डेविल फिश कहा जाता है समुद्री सर्प को। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर्प में मध्यकरण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं, जीभ से करते हैं। यानी कि सांप में मध्यकरण नहीं होता है, कान नहीं होता, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं साथियों त्वचा से। क्या? अपनी त्वचा से साथियों ध्वनि को ग्रहण कर लेते हैं। अगला देखिए, मेंढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है। तो बाह्य होती है या बाह्य आंतरिक होती है? दोनों होती है। तो मैं कहूंगा बाह्य होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, यानी कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश कीट श्वसन त्वचा से, वातक तंत्र, बिल्कुल साथियों वातक तंत्र से अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। और उसके बाद देखिए, कहने के तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो मैं कहूंगा साथियों गैम्बूसिया यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जब तालाबों और कुओं में
गैम्बूसिया को छोड़ा जाता है तो मच्छरों को नियंत्रित किया जा सकता है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कहने के निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भुज मुख्य रूप से अन्न सर्प है? तो मैं कहूंगा नागराज आपका इस सवाल का जवाब हो जाएगा। यानी कि सर्प का यानी कि नागराज का मुख्य भोज जो होता है ना साथियों, भोजन, वो दूसरा सर्प होता है। यानी कि नागराज सांप ही खाता है अपने से छोटे। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुन निम्नलिखित में से क्या है? तो ये साथियों एक चमगादड़ है। क्या है ये? एक चमगादड़ है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? तो केंचुआ, कंगारू, हाइड्रा या तिलचट्टा? तो हाइड्रा की अगर बात करें, हाइड्रे में साथियों रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन करता है। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल सही। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है तो लैक्टिक अम्ल इस सवाल का जवाब हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य के भी शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? तो साथियों यूरिया होता है। क्या मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया होता है। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? तो जो भी रक्त में अशुद्धियां होती है ना, ये वृक्क में जाकर साथियों ये शुद्ध होती हैं, छनती हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानव मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है साथियों बताइए? तो यूरोक्रोम की वजह से, बाइल की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से या साथियों रुधिर की वजह से? तो ये तो साथियों टाइपिंग मिस्टेक हो गई कि 87 के बाद एकदम से 100 वाला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। कोई दिक्कत नहीं, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मानव मूत्र का एक तरीके से अगर बात करें साथियों, मूत्र का रंग किसके कारण होता है? ठीक है, जो पीला होता है ना, ये किसकी वजह से होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो यूरोक्रोम अगर आपका जवाब है तो यूरोक्रोम आपके इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो क्लास आपको साथियों कैसी लगी? एक बार इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।